देखो बेटा, आज का टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की फॉर्मेशन कैसी है। मतलब सीधी सी बात बोलूं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीजें हैं, एसेंशियल वैलिड एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो सारा का सारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी अप्लाई होता है। मतलब अगर तुम्हें अगर फॉर्मेशन करना है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तब जाके ये होगा। ठीक है? क्योंकि वहां पर पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही देखा जाता था। लेकिन हुआ क्या, फिर गुड्स की डीलिंग की बात आ जाती थी, प्रॉपर्टी की बात आ जाती थी। तो उसके लिए फिर 1930 में इस एक्ट को पास कर दिया गया कि अब गुड्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी वो इसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है? तो आओ शुरू करें। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन कब हुआ, मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ? कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby seller transfer or agree to transfer the property to goods to the buyer for a price। तो क्या कह रहा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? जब कोई सेलर ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाता है, किस चीज को? प्रॉपर्टी टू गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। कह रहा है उस गुड्स की प्रॉपर्टी को बायर को एक प्राइस के लिए ट्रांसफर करने को राजी हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? ट्रांसफर का मतलब क्या है और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बेटा, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो सेलर क्या ट्रांसफर कर रहा है? ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है। याद रहेगी बात? तो मतलब सेलर ट्रांसफर का मतलब ओनरशिप है, तो अभी कर रहा है चाहे बाद में करेगा, उस गुड्स की प्रॉपर्टी को मतलब पोजीशन को, बायर को एक प्राइस के लिए, उसको क्या बोला गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोला गया। कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो अप वन पार्ट ओनर एंड अनदर। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि दो व्यक्तियों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बंदा मालिक होता है और दूसरा बंदा खरीदने वाला होता है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एब्सोल्यूट भी हो, कंडीशनल भी हो सकती है। मतलब क्लियर डेफिनाइट भी होगी प्लस कंडीशनल भी हो सकती है। ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट, एक सेकंड। कह रहा सेलर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? बेटा, सेल का मतलब तुरंत बेचना, एग्रीमेंट का सेल मतलब बाद में बेचना। कह रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। कह रहा है जो भी पोजीशन होती है गुड्स की, हम पोजीशन के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देते हैं सेलर के थ्रू बायर के पास। इसको सेल कहते हैं। और जबकि ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। इसका मतलब क्या बोला गया? कह रहा गुड्स की जो भी पोजीशन है वो हम बाद में देंगे, फ्यूचर टाइम में देंगे, जो भी डिसाइड हुई होगी, या फिर जब कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी हो जाएगी तब हम ट्रांसफर कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। कह रहा है एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है कब? व्हेन द टाइम इलैप्स और द कंडीशन सब्जेक्ट विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड आर फुलफिल्ड। कह रहा है या तो समय पूरा हो जाए या फिर तुमने जो कंडीशन दी वो पूरी कर दी, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, वो क्या बन गया? सेल बन गया। एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? यहाँ पर बस मैंने एक ना एक चीज उल्टी लिख दी है, उसको मैं सीधा कर देता हूँ। एक मिनट। बेटा, ट्रांसफर का मतलब होता है पोजेशन और प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। मैंने उल्टा लिख दिया था। मतलब अगर ट्रांसफर की बात करेंगे तो उसको फिजिकली ट्रांसफर की बात कर रहा है,
और जब प्रॉपर्टी दी जाएगी इसका अंदर ओनरशिप दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। कह रहा है क्या क्या जरूरी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जरूरी चीजें हैं, एलिमेंट क्या क्या है। पहला, टू पार्टीज होनी चाहिए, देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज। एक कौन होता है, बायर होता है, एक होता है सेलर। तो बेटा मुझे त्रिशा बताएगी सेलर कौन होता है। त्रिशा सर जो सेलर। गुड्स सर जो गुड्स बेचने के लिए राजी हो गया, बट ठीक है, अब अभी मेरी, हाँ तुरंत बोलो। सेल नहीं करेगा, सेलर अभी करेगा, मतलब थोड़ी टाइम में करेगा। नहीं, यहाँ पर सेलर का मतलब क्या होता है, सेलर, जो बेचने वाला। हाँ बेचेगा। बेचने वाला वो कहता है चाहे अभी बेचे, चाहे वो बेचने को राजी हो जाए, उसको सेलर हाँ बोलेंगे। क्लियर। हाँ, बट अभी तुरंत नहीं बेचेगा ना, ना लाइक ना, वो तुरंत सेल हो बेचेगा। जाएगा फिर। देखो वो, हाँ, सेल एंड सेलर इज डिफरेंट। सेल का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। हाँ और सेलर मतलब जो व्यक्ति बेच रहा है। हाँ, ठीक ओके है, ओके सर। तो दुकानदार सेलर है, हम लोग बायर है, और हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्लियर। क्लियर सर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सेलर मीन्स पर्सन हु सेल्स, या तो बेचेगा या तो बाद में बेचेगा, या तो बेच दिया तो बाद में बेचेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेलर। और बायर का मतलब क्या है वीरेन। बायर मतलब वही, या तो वो खरीदेगा या तो यस बाद, खरीद लिया है तो बाद में खरीदेगा। क्लियर। क्लियर बच्चों। सर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ये केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल का। कह रहा है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, मतलब बंद होगी, उसकी जो भी सरप्लस एसेट थी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन द सेम फॉर्म, जैसा था वैसे का वैसे ही, हेल्ड इट वाज नॉट अ सेल। क्या वो सेल मानी जाएगी। पॉइंट समझो। मान लेते हैं ए और बी का बिजनेस है, बंद हो रहा है। अब बिजनेस बंद हो रहा है, जो भी एसेट वैसेट पड़ी है अब दोनों एक दूसरे को बांट रहे हैं आपस में। तो बताओ दोनों में से सेलर कौन है, बायर कौन है। बोलो। सर इसमें सेलर भी है दोनों। सर दोनों, पार्टनर्स में सेलर और बायर। पहली बात तो दोनों में से कोई भी सेलर नहीं है, कोई भी बायर नहीं है। ठीक है, ना ही दोनों कोई का सेलर। इक्वली होगा जो भी होगा, यस, लाइक। जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपस में कर रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला गया, द पार्टनर themselves वर जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स, दे कुड नॉट बोथ सेलर एंड बायर। कह रहा वो दोनों मालिक है भैया, सेलर बायर नहीं बन सकते। क्लियर। अगला गुड्स। बेटा गुड्स क्या होते हैं, जिस चीज से हम डील कर रहे हैं उसको कहते हैं गुड्स। कह रहा है देयर मस्ट बी सम गुड्स द प्रॉपर्टी इन विच इज और इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर। कह रहा है कोई भी गुड्स जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है सेलर बायर को, उसको गुड्स बोलेंगे। कह रहा है द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स है, मतलब गुड्स इज अ मेन सब्जेक्ट। कह रहा है गुड्स जो होते हैं मस्ट बी मूवेबल होने चाहिए। मूवेबल का मतलब जो ट्रांसफर इधर से उधर हो सकते हैं। ठीक है। कह रहा बट इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप बेच रहे हो उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रेगुलेट नहीं करता। क्लियर बेटा पॉइंट। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो हो गई ना, लाइक हमारी जो घर। बैंक स्टेट्स मींस एफडीज वगैरह। इमूवेबल ये प्रॉपर्टी को बोला गया घर, ओके। फिक्स्ड अच्छा, एसेट्स। मूवेबल प्रॉपर्टीज वो होती है एफडीज वगैरह। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ गुड्स, जैसे कि हम दुकान में सामान खरीदते हैं, दाल चीनी, कोई भी गुड्स। अभी गुड्स के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ओके। यहाँ तक समझ आ गई बात। यस। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, एक होटल कंपनी थी जो प्रोवाइड कर रही है रेजिडेंस और फूड कॉन्सोलिडेटेड चार्ज फॉर बोथ द सर्विसेज। कह रहा है भैया होटल है, वो रहने के लिए घर दे रहा है और तुम्हें साथ के साथ क्या दे रहा है, खाना भी दे रहा है। नो रिबेट वॉज अलाउड इफ फूड वॉज नॉट टेकन बाय द कस्टमर। कह रहा है अगर तुम खाने लोगे तो ऐसा नहीं कि हम डिस्काउंट कर देंगे। तुम कहीं भी जाओगे ना, अगर रूम सर्विस के साथ साथ फूड सर्विस भी अवेलेबल, अगर तुम नहीं लेते हो
तो पैसे फिर भी देने पड़ेंगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे खाओ चाहे ना खाओ, रहो चाहे ना रहो। हेल्ड कह रहा सप्लाई ऑफ फूड वाज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स बट सिंपली अ सर्विस एज द ट्रांजैक्शन वाज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मल्टीपल सर्विस एंड डिड नॉट इन्वॉल्व एनी सेल ऑफ फूड। कह रहा वो बंदा जो फूड बेच रहा है उसको तुम सेल ऑफ गुड्स नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो सर्विस दे रहा है, और सर्विस कैसी दे रहा है, रहने को घर, खाने को खाना, तुम दोनों को अलग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तुम इसको सेल ऑफ फूड नहीं मान सकते। क्लियर बेटा पॉइंट? प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है, द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कह रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच में कंसिडरेशन हुआ है उसी को प्राइस बोलेंगे। मस्ट बी मनी, कह रहा पैसा होना चाहिए। कह रहा है जब गुड्स आर एक्सचेंज ऑफ गुड्स इट इज नॉट अ सेल, ये क्या बन जाता है, बार्टर सिस्टम। क्लियर? हमें सामान के बदले पैसा चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। कह रहा है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। कह रहा है दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक जनरल और एक स्पेशल प्रॉपर्टी। कह रहा है इफ ए ओन्स सर्टेन गुड्स ही हैज अ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। कह रहा अगर ए के पास कुछ गुड्स है तो मतलब वो जनरल प्रॉपर्टी है। कह रहा अगर वो इफ ही प्लेज देम विद बी, अगर वो बी के पास गिरवी रखवा देता है तो बी के पास क्या मानी जाएगी, स्पेशल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्लियर बेटा पॉइंट? मतलब Yes. अगर अगर किसी गुड्स पे कोई भी कंडीशन नहीं है देन इट इज बिकम अ नॉर्मल, मतलब जनरल। अगर किसी गुड्स के ऊपर कंडीशन है दैट मींस इट्स अ स्पेशल। क्लियर? कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, याद है 10 के 10? कह रहे वो सारे भी होने चाहिए इसके अंदर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। समझ आ गई बेटा मेरी बात? नेक्स्ट बेटा प्रिया मुझे बताइए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रिया, देव बेटा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देव, त्रिशा, So essential elements of a valid contract है agreement, हाँ pre हाँ पढ़ लिया लड़कियां ना, पन्ने पलट के लड़की ने पढ़ लिया क्या? मैं पढ़ नहीं रही, मैं खाना खा रही थी। वाह 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 वाह। अच्छा बोल, चल बोल आगे। Pre-consent, हम्म competency of the parties हम्म और lawful consideration, हम्म legal object और और certainty of meaning, अच्छा सबको याद है ना ये 10 के 10? legal formalities। ठीक है, ये 10 के 10 याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। बेटा त्रिशा मुझे बता सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है इसको बिना पढ़े? जब सेलर और बायर का कंसिडरेशन हो एक दूसरे के लिए, लाइक तो हम सीधी सी बात बोल सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। एक व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है, गुड्स को, कुछ कुछ गुड्स हैं उसको बेचता है दूसरे पार्टी को, और उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, इलीगल पार्ट नहीं होना चाहिए। उनके बीच में जो भी डीलिंग होती है वो एक प्राइस पे डिपेंड करती है, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन सकता है। कोई दिक्कत? नहीं। तो जब वो बंदा सामान दे देगा वो उसको पेमेंट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। अगर वो बाद में बोलेगा मैं बाद में पैसे दूंगा
ये बोलेगा ठीक है भाई सामान ही बाद में दूंगा, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट कह रहा है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिस्टिंग्विश क्या है? पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आप लोग बताओ सेल में अभी ट्रांसफर होगा कि बाद में? अभी अभी होगा होगा, सर, अभी अभी होगा। और एग्रीमेंट टू सेल में बाद में होगा जब बाद में फेक होगा। बाद में होगा। दैट इज द पॉइंट, समझ आ गया तुम्हें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने टाइप के होते हैं आओ समझते हैं। कह रहा है सेल कैन ओनली बी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स ओनली। कह रहा है या तो एग्जिस्टिंग गुड्स की बिकेगा सामान या तो स्पेसिफिक गुड्स का। मतलब अगर तू दुकान पे जाके बोलता है भैया एक ब्रेड दे दो, वो कहता नहीं है, तो बताओ क्या सेल्स ऑफ गुड्स अप्लाई हो सकता है? नहीं। नो सर। नहीं, उससे गुड्स ही नहीं तो कैसे करोगे? तो क्या स्पेसिफिक गुड्स, तूने जाके स्पेसिफिकली ब्रेड ब्रेड मांगी, दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर? तो कह रहा है एज एग्रीमेंट टू सेल इज मोस्टली इन केस ऑफ फ्यूचर और कंटीजेंट गुड्स, ऑल्दो इन सम केस इट मे रेफर टू अनअसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड्स। बेटा देखो एग्जिस्टिंग गुड्स ना दो टाइप के हैं, एक होता है अनअसर्टेन्ड, एक होता है असर्टेन्ड। असर्टेन्ड का मतलब जो तुम्हें पता है और अवेलेबल भी है। अनअसर्टेन्ड सर अवेलेबल अभी तो नहीं है लेकिन मैं बना के आपको दे सकता हूं, दैट इज अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। क्लियर? रिस्क ऑफ लॉस, मुझे बताओ एक सेलर है एक बायर है, आप लोग बताओ बिना पढ़े नॉर्मल सी बात को समझो। तुम लोग दुकान पे गए, तुमने सामान देखा, तुम्हारे हाथ से सामान टूट गया पर तुमने अभी खरीदा नहीं था, तो बताओ नुकसान किसका? सेलर का। सेलर का। बिल्कुल सही। अगर खरीद लिया होता तो? फिर बाहर का होता अगर पेमेंट कर दी। वेरी गुड। अगर खरीद लेते तो बायर का होता, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चों को इस पॉइंट में? कह रहा है इन हाँ बेटा बोलो। इन अ सेल इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, कह रहा है सेल की कंडीशन में अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं तो लॉस फॉल ऑन द बायर इवन दो गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। देखो क्या बोला गया, कह रहा है अगर सेल हो जाता है, सेल हो गया, कह रहा है चाहे सामान सेलर के पास हो लेकिन मालिक अगर बायर बन चुका है तो सारा नुकसान किसका? बायर का। फॉर एग्जाम्पल तुम मार्केट में समोसे खरीदने गए, तुमने समोसे खरीद लिए, पैसे दे दिए, तुमने दुकान वाले को बोला भाई 2 मिनट सामान को रख मैं आ रहा हूँ, जब तक तुम आए एक बंदर वो समोसा उठा के ले गया, तो नुकसान किसका? बायर का। बायर का, क्योंकि वो मालिक बन चुका था। क्लियर? बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ है, कह रहा है अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लॉस सेलर का होगा, क्योंकि जो गुड्स है वो किसके पास है अभी भी? सॉरी, गुड्स एंड पोजीशन ऑफ बायर, बायर के पास गुड्स हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो क्या हुआ, एग्रीमेंट का मतलब फ्यूचर में बात होगी, तो जब फ्यूचर में बात होगी तो जब तक तुमने प्रॉपर तरीके से ओनरशिप नहीं दी है तो रिस्क भी नहीं हुआ उसके पास। क्लियर? एक पॉइंट समझा देता हूं यहाँ पर, रिस्क हमेशा ओनरशिप के साथ फॉलो करता है, जो मालिक होगा रिस्क भी उसका होगा। क्लियर? याद रहेगी बच्चों बात? आओ आगे बढ़े। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच, अगर कोई बंदा तोड़ देता है तो किसका नुकसान? क्या कॉन्सिक्वेंस? कह रहा है सेल के कंडीशन में अगर बायर फेल हो जाता है प्राइस देने के लिए तो देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर, तो बायर ने ब्रीच किया तो सेलर क्या कर सकता है, अपने प्राइस के लिए उसके ऊपर केस कर सकता है। और साथ में गुड्स के, अच्छा चाहे गुड्स उसके पास क्यों ना हो, अगर गुड्स उसके पास है तब भी वो सेलर जो है प्राइस के लिए बोल सकते हैं कि भैया मुझे नुकसान हो गया इसने खरीदने से मना कर दिया। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, अगर ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायर ने किया तो सेलर जो है सिर्फ किसके लिए डिमांड कर सकता है, जो भी उसको नुकसान हुआ।
not for the price, even the goods are in the possession of the buyer. कह रहा है चाहे गुड्स बायर के पास क्यों ना है, वो सिर्फ बोलेगा भाई मेरे को जो नुकसान हुआ है वो मुझे दे दे बस। समझे बेटा मेरी बात? राइट टू रीसेल, कह रहा है सेल की कंडीशन में सेलर जो है वो कभी भी सामान को नहीं बेच सकता, क्योंकि मालिक कौन बन चुका होता है? सेल की कंडीशन में मालिक कौन होता है? बायर बायर। यस, कह रहा है सेल बाय अ सेलर इन पोजीशन आफ्टर द सेल, चाहे वो अनपेड सैलरी क्यों ना हो, मतलब चाहे उसको पैसे ही क्यों ना मिले हो, लेकिन अगर मालिकाना हक दे दिया गया है तो वो सामान को बेच नहीं सकता, क्योंकि मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा? बायर के पास सामान चला गया, द बायर हु टेक्स द गुड्स फॉर कंसिडरेशन without notice of the prior agreement get a good title. In such case, original buyer can only sue the seller for damages. For example, A B के बीच में एग्रीमेंट था, B ने क्या क्या सामान लेके चला गया, तो अब B ने पैसे तो दिए नहीं, लेकिन B अपने आप को बता रहा है कि वो क्या है, उसके पास गुड टाइटल है, मतलब वो ओनर है। तो अगर वो किसी को सामान बेचता भी है और वो जो बंदा है बायर, वो सेलर पे केस कर सकता है कि भैया मेरे को नुकसान हो तो मुझे भरपाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर मालिकाना हक सेलर के पास था, ना कि बायर के पास था। ये पॉइंट समझ आया? दोबारा समझाऊं? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, ए कौन है? सेलर है, बी कौन है? बायर है। एग्रीमेंट टू सेल में मतलब ओनरशिप किसकी है? इसकी है, और पोजीशन किसके पास है? इसके पास है। क्लियर? ठीक है। अब हुआ क्या, बायर ने सेलर को बताया नहीं और ये सामान इसने सी को बेच दिया। अब बताओ सी मालिक बना कि नहीं बना? सी मालिक बना? यस सर। नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये खुद ही मालिक नहीं था, क्योंकि पेमेंट नहीं की थी उसने। पेमेंट नहीं करी थी। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नुकसान होता सी को, तो सी इस पर केस कर सकता है। तो इन केस ओरिजिनल बायर कैन ओनली स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस, वो सेलर को डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। क्लियर बेटा पॉइंट? ओके सर, क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है जनरल और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कह रहा है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस एंड क्रिएट जस्ट एनरिचमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जस्ट एनरिचमेंट कहते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। A sale is a contract plus conveyance and create gives right to the buyer to enjoy the goods against the world at the large, including the seller. कह रहा है जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है उस केस में क्या होता है, बायर को एक राइट मिल जाता है, वो पूरी दुनिया में उस गुड्स को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार उस गुड्स के ऊपर है। उस गुड्स का किसके ऊपर राइट है ना बेटा? उस गुड्स का राइट किसके ऊपर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसका मालिक कौन? बायर। बायर। तो बायर वो गुड्स को लेके रास्ते में उड़ा उड़ा के जा रहा है, तो क्या क्या सेलर उसको रोक सकता है? नो। नहीं, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया के खिलाफ उस चीज के ऊपर अधिकार है। ठीक है। तो एन एग्रीमेंट टू सेल में, क्या एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि नो अधिकार नहीं फ्यूचर होता। प्रूफ।
तो एग्रीमेंट टू सेल इज मेरली अ कॉन्ट्रैक्ट, प्योर एंड सिंपल, क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम। क्रिएट क्या कर रहा है? जस्ट इन पर्सोनम। जस्ट इन पर्सोनम का मतलब राइट टू द बायर टू एंजॉय द गुड्स एज अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। तो कह रहा है इसके अंदर गिव्स द राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू sue फॉर डैमेजेस। कह रहा है इसमें बायर के लिए क्या कर सकता है, जो सेलर के लिए वो उस पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि जब भाई तेरे को पूरी तरीके से मैंने अधिकार दिया नहीं तो तू कैसे घूम रहा है उसको लेके। क्लियर? एक मिनट बेटा। अच्छा ये पेज डबल हो गया। सेवेंथ पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। बेटा अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बताओ सेलर क्या करेगा? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। कह रहा है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? कह रहा है इन अ सेल इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर ही पेज फॉर द गुड्स, the seller in the absence of lien over the goods must return them to the official receiver or assignee। कह रहा अगर भाई बायर पैसे नहीं दे सकता तो सीधी सी बात है मेरा वो वापस कर दे, सामान वापस कर दे। क्लियर? पॉइंट समझ आ गया बेटा? देखो सीधा सा फैक्ट है, अगर बायर तेरे बस की नहीं है भाई सामान पैसे देना, तू तो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो एक काम कर मेरा सामान मुझे वापस दे दे। हाँ अगर बायर चाहता ही है कि नहीं मैं रखना चाहता हूं तो भैया थोड़ा बहुत मेरे को पैसा दे दे, चाहे बाकी बाद में दे दियो। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन वो डिपेंड करेगा बायर के ऊपर कि सच में उसको देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। आई बात समझ बच्चों? और बेटा अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब अगर कौन इंसॉल्वेंट हो गया? सेलर। तो क्या करोगे? इन अ सेल इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट तो बायर बीइंग द ओनर, बायर मालिक बन जाता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर साइनी। अब बायर कहेगा भाई देख सेल तो हो चुकी थी, मैंने पैसे दे दिए, मुझे मेरा सामान चाहिए ही चाहिए। अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ, if he buyer who has paid the price find the seller has become insolvent, he can only claim a rateable dividend, not the goods, because property is them not yet passed to him। देखो सीधी सी बात, एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ? पता लग गया सेलर को, बायर को कि भाई ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा सामान तो दे नहीं सकता। तो मैं बोलूंगा देख मैं तेरे को पैसे दे चुका हूँ, तो एक काम कर, जितने महीने के लिए तूने मेरे पैसे रखे मेरे को उसका ब्याज दे दे उसके ऊपर। समझिए बेटा मेरी बात? बच्चों क्लियर है? बेटा बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। ये नॉर्मल तुम अपने डेली लाइफ में भी देखते हो। नेक्स्ट, सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या फर्क है? बेटा हायर परचेज के बारे में सुना है कभी? है किसी ने सुना है हायर परचेज के बारे में? देव, त्रिषा, प्रिया, वीरेन? अरे बोल लो। देखो हायर परचेज में क्या होता है, मान लो मैंने एक सामान खरीदा जिसकी 100 रुपए की 5 किस्तें हैं। तो जब मैं ये किस्त ये किस्त ये किस्त ये किस्त और जब आखिरी किस्त दूंगा तब जाके मुझे ओनरशिप मिलती है। क्या मिलती है? ओनरशिप मिलती है। लेकिन सेल में क्या होगा? जैसे ही मैंने पेमेंट कर दी मैं मालिक बन गया। क्लियर बेटा पॉइंट? इसको दूसरी लैंग्वेज में ईएमआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस यस सर, आ सर। गया। तो रिप्लाई तो करा करो, जो पूछ रहा हूँ कोई चीज बिना रिप्लाई करे कैसे बढ़ूंगा आगे मैं? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फिर डिफरेंस समझाता हूं, क्योंकि इसके अंदर अगर एग्जाम में आएगा डिफरेंस आएगा।
कह रहा बी ने एक पियानो खरीदा एच से, एग्रीमेंट पर बी शुड पे, बी ने क्या बोला, मैं तेरे को 20 रुपए हर महीने देता रहूंगा किराया। स्टिपुलेशन इज दैट, कंडीशन, स्टिपुलेशन का मतलब है कंडीशन लगा देना, इफ ही रेगुलरली पे 36 मंथ, कह रहा भाई अगर तू 36 महीने तक पैसा देता रहेगा तो 36वें महीने में जैसे ही तूने पैसे दे देगा तू इसका मालिक बन जाएगा, वरना बीच में तू जब मर्जी वापस कर सकता। तो बी कैन रिटर्न पियानो एट एनी टाइम, ही नीड नॉट टू पे एनी मोर। अगर वो पीछे बीच में पैसा नहीं देना चाहता तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वापस कर दे उसको, वो पियानो वापस कर दे। तो दिस इज अ हायर परचेज एग्रीमेंट प्रॉपर, कह रहा है ये हायर परचेज एग्रीमेंट बन गया प्रॉपर तरीके से। अगर उसने 36 महीने तक किराया दे दिया तब वो पियानो वापस नहीं कर सकता, वो सीधा मालिक बन जाएगा, और तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगी, तब हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं रहेगा। समझ आ गई मेरी बात? तो सर जब वो पियानो रिटर्न करे तो वो पैसे भी वापस मांग सकता है अपने? नहीं, दोबारा बोल बेटा, क्या बोला? सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि उसने 12 महीने में पियानो वापस करना है, हाँ, तो वो जो उसको जिससे उसने रेंट पे लिया तो उससे वो पैसे वापस मांग सकता है? पैसे क्यों मांगेगा भाई, 12 महीने तूने इस्तेमाल भी तो किया है। समझ गया? यस सर। जैसे कि आजकल खत्म हो गया, हायर परचेज बहुत कम इस्तेमाल होता है, फिर भी मैं समझाऊं। मान ले मैं एक बाइक लेके आया, मैंने बोला भाई मुझे किराए पर बाइक चाहिए, मैं तेरे को 2,000 रुपये एक महीने किराया दूंगा, ठीक है। मान ले पुरानी बाइक थी, 25,000 रुपये कीमत थी या 24,000 रुपये कीमत थी। उसने कहा ठीक है, 12 महीने तक अगर तूने किराया दे दिया तो 12वें महीने में तू सीधा गाड़ी रख लियो, गाड़ी वापस करने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 महीने चलाया, मुझे मन नहीं करा, मैंने वापस कर दी गाड़ी, तो मैंने 3 महीने किराया भर दिया, तो 3 महीने वापस कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गया मेरी बात? यस सर। आगे देखते हैं। देखो, सेल और हायर परचेज, बेटा बताओ देव, मुझे बता सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? देव, बाहर ले ले। जब वो मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड सेलर टू बायर, जैसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तभी हो जाएगा। लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी त्रिषा? सर जब वो 36 मंथ पूरे हो जाएंगे, मतलब लास्ट पेमेंट करेगा, ठीक है, लास्ट में। ऐसा लिखो। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द हायर परचेजर ओनली व्हेन अ सर्टेन एग्रीड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड, मतलब जब वो पूरी किस्तें भर देगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। हायर परचेज में जो बंदा सामान खरीदता है उसको हायर परचेजर बोलते हैं, और जो बेचता है उसको हायर वेंडर बोलते हैं। याद रहेगी बात? हायर परचेजर और हायर वेंडर। कह रहा है पोजीशन ऑफ बायर इज ओनर, कह रहा है सेल के कंडीशन में बायर की पोजीशन ओनर की बन जाती है, लेकिन हायर परचेजर केस में बायर की कंडीशन बेली जैसी होती है। कैसी होती है? बेली। बेली पता है कौन होता है? देखो एक टॉपिक है बेलमेंट का, समझना मेरी बात को। होता क्या है, बेलर और बेली का रिश्ता ऐसा होता है, बेलर एक तरीके से सामान का मालिक होता है, वो एक बंदे को बोलता है भाई मेरे सामान का ध्यान रखियो, जब मैं आऊंगा तब तेरे से ले लूंगा। तो जब एक बंदा उस सामान का ध्यान रखता है उसको बेली कहते हैं। क्लियर? कह रहा है इस केस में बायर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन हायर परचेजर के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, पूरी इंस्टॉलमेंट देना नहीं चाहता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, और कोई इसको जबरदस्ती भी नहीं कर सकता कि पेमेंट करने के लिए। क्लियर बेटा पॉइंट? आगे देखते हैं। कह रहा है इफ द पेमेंट इज मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट पेबल बाय द बायर टू सेलर इज रिड्यूस्ड फॉर द पेमेंट मेड बाय द बायर इज टूवर्ड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स। कह रहा है इस केस में अगर बायर किस्तों में पैसे देता है तो भैया मान लेते हैं 1,000 रुपए की किस्त है, वो धीरे धीरे देता रहेगा, तो जो उसकी वैल्यू है वो घटती चली जाएगी, बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कह रहा हायर परचेजर जो हायर चार्जेस लेता है
वो कम नहीं हो सकता, नॉट एज अ पेमेंट टुवर्ड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स टिल ऑप्शन टू द परचेज ऑफ गुड्स इज एक्सरसाइज्ड। मतलब जब तक वो ये नहीं बोलता कि मैं सामान को खरीदेगा, तब तक वो बोलेगा नहीं कि भाई तेरे सामान का प्राइस आता रहेगा। तो मतलब वो किराए के तौर पर उस पर लेता रहता सामान का पैसा। समझ गए मेरी बात? एक बात बताओ, आ, कभी घर पे पेंट करवाया तुम लोगों ने? यस सर, करवाया। यस सर। सीढ़ी किराए पर लाए हो कभी? हाँ, लाए थे। वो जो लैडर होती है ना, उस लैडर को जो पेंट वाले यूज करते हैं उसको घोड़ी कहते हैं वो लोग। इसके जो चार्जेस होते हैं मेरे ख्याल से 50 रुपीज पर डे के चार्जेस होते हैं। क्लियर? और इसका जो प्राइस है मार्केट में मेरे ख्याल से वो 400-500 रुपए का होता है। सो दैट्स वाई दे डिपॉजिट योर अमाउंट इज, जैसे 50 रुपए तुमने किराए के दे दिए, उन्होंने 400 रुपए रख लिए, 50 रुपए किराया नहीं लिया, उसने 400 रुपए रख लिए। अब क्या होता है, अगर आपने 2 दिन 3 दिन सीढ़ी इस्तेमाल करी, 3 दिन के बाद उसको सीढ़ी वापस करने जा रहे हो, तो कितनी वैल्यू हो गई? 150 रुपए। हम्म। बाकी 250 रुपए तुम वापस दे देगा वो। यस सर। अब मैंने भी ऐसी घर पे लेके आया था सीढ़ी, सेम अमाउंट पर, सेम ये जो लिखा हुआ मैंने 5 दिन इस्तेमाल कर ली। कितने रुपए हो गए? 250। मैं वापस ही नहीं दे के आया, मैंने खुद ही रख लिया उसको। तो मैंने कोई चोरी करी? नो सर। क्योंकि मैंने उसका इक्वल अमाउंट तो पे करके आ ही चुका हूं उसको। अगर मैं दुकान पे जाता भी, मैं उसको बोल देता, मैंने कहा भैया मैं सीढ़ी रख रहा हूँ, आपको तो पेमेंट कर चुका, मेरी सीढ़ी हो गई। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेल और बार्टर एक्सचेंज का पॉइंट एग्जाम में आता नहीं, फिर भी समझ लेना। सेल क्या है? सामान बेचना। बार्टर क्या मतलब? यहाँ पर सेल्स पैसों के बदले या सामान के बदले सामान। ये एग्जाम में आता नहीं है। सेल और बेलमेंट में क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया? सेल का मतलब तुमने ओनरशिप भी दे दी, पैसा भी दे दिया। बेलमेंट में क्या होता है? ओनली पोजेशन ट्रांसफर होती है। क्या ट्रांसफर होती है? पोजेशन, नॉट द ओनरशिप। मेरी बात समझ गया बेटा? एक बात बताओ, तुमने सुना पैकर एंड मूवर्स का बिजनेस? सुना है बच्चों? कौन सा सर? पैकर मूवर्स। पैकर मूवर का बिजनेस होता है, जैसे घर वर खाली होते हैं ना, तो उनको हम फोन करेंगे तो वो ट्रक लेके आ जाएगा, सामान पैक करेगा और पहुंचा देगा हमारा सामान। हाँ सर, सुना हाँ है। हाँ हाँ सर। अब मुझे बताओ, क्या उन लोगों को तुमने जो सामान दिया गया मालिक बन गया वो सामान के? नहीं। तो मतलब दे ऑल डील एज अ बेली। वो बेली की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है? वो किसकी तरह परफॉर्म कर रहे हैं? बेली की तरह। और हम लोग कौन है? बेलर। बेलर मतलब गुड्स का मालिक। बेली मतलब जिसको देखभाल करने के लिए सामान दिया है। क्लियर? समझ आएगी बच्चों? यस सर। ये पढ़ना नहीं है आप लोगों को। एक्चुअली बेटा मेरे पास ना थोड़ा टाइम कम हो रहा है, इस वजह से ना मैं पीपीटी बना नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा वही टाइम हम क्लास में कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है सब्जेक्ट मैटर। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सब्जेक्ट मैटर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे सब्जेक्ट मैटर क्या है? जरूरी चीज क्या है? अभी तो बताया था, गुड्स। तो कह रहा गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये जो टॉपिक है गुड्स के बारे में पढ़ना। कह रहा गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। कह रहा पैसा और एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है किसी से पैसे वैसे लेने की बातचीत, तो उसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। क्लियर? बात समझ आएगी बेटा मेरी बात? जैसे तुमने बोला भाई मैंने तेरे को उधार दिया था पैसा, मेरे वापस कर,
दैट इज एक्शनेबल क्लेम। कह रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, कह रहा है सब समान, पैसा और एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। इंक्लूड, कह रहा है इसमें गुड्स में क्या क्या चीजें भी आ सकती हैं, कह रहा है स्टॉक्स या शेयर्स भी आ सकते हैं, हमारी खेती बाड़ी के जो तुमने ग्रो क्रॉप्स किया वो भी आ सकता है, घास भी आ सकती है, या जमीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज जिसको तुम बेच रहे हो। ठीक है, इन सबको क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, गुडविल, ये सब भी गुड्स है। समझ आई बच्चों की, नहीं समझ आई? आ गया सर समझ। कह रहा है एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं होते, क्योंकि मैंने बता दिया। एक्शनेबल क्लेम का मतलब कोई भी क्लेम, या तो कर्जा मांग रहे हो, मतलब कि तुमने बोला भाई मैंने तेरे को पैसे दिए, पैसे वापस कर, दैट इज नॉट अ सेल। बेनिफिशियली इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी इन पोजीशन, तुमने घर किसी को दे रखा और उस पर ब्याज ले रहे हो, वो भी नहीं माना जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी का मतलब ये है। कह रहा मनी का मतलब होता है करंट मनी, नॉट ओल्ड रेट, ओल्ड रेयर कॉइन्स। कह रहा है जो पुराने सिक्के उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल पैसों की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने सिक्के एंटीक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन प्रॉपर लिख दी है। गुड्स आर आल्सो दैट इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass, things attached to the land, forming a part of land, which are agreed to served from the land before sale. Growing crops, grass include definition the terms of goods. पेड़ पौधों को भी क्या बोला गया, उसके अंदर माना गया। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने टाइप के होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब which are owned and possessed by the seller at the time of sale। कह रहा है जिस टाइम पे सेल कर रहा है उस टाइम अवेलेबल है। कह रहा है एग्जिस्टिंग गुड्स कितने टाइप के होते हैं? पहला स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तुमने बोला भैया एक ब्रेड दे दो, एक मक्खन दे दो, दैट इज आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। क्लियर? तुमने एक स्पेसिफाइड वॉच मांगी, कुत्ता मांगा, घोड़ा मांगा। तो गुड्स आर हावर नॉट अ स्पेसिफिक merely because the source of supply is identified। 500 क्विंटल फ्रॉम द 1000 क्विंटल ऑन बोर्ड, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, कह रहा है जो जो चीज तुम खरीदने गए हो उस टाइम पर वो चीज उसके पास है, और प्लस वो बोलता भी है कि है, दैट इज अ स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स का मतलब जिस जो तुम बताना चाहते हो वो उसी मतलब के जैसा है, मतलब मीनिंग तुमने बोला भैया वो लंबा सा आता है जब पानी भरते हैं, अच्छा भैया बोतल चाहिए, लो बोतल ले जाओ, दैट इज अ सर्टेन गुड्स। समझ गए मेरी बात को? मतलब जिस टाइम पे तुम कॉन्टेक्ट करने गए उस टाइम तुम्हें पता है कि तुम्हारा गुड्स क्या है। क्लियर? अनअसर्टेन का मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा गुड्स लेना है, आर नॉट आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर? और तुम्हें पता भी है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन नहीं करनी आ रही क्या चीज चाहिए। समझ आई बेटा मेरी बात? देखो कह रहा है ए हु वांट्स टू बाय अ टेलीविजन सेट टू अ शोरूम वेयर 4 सेट्स ऑफ जनता मॉडल ऑफ ऑस्कर टेलीविजन आर डिस्प्लेड। कह रहा है जनता मॉडल के ऑस्कर टेलीविजन दिख रहे थे 4, उसने सबकी परफॉर्मेंस को चेक किया और उसने बोला मैं खरीदूंगा। तो मतलब जो भी सेट खरीदेगा दैट इज अ स्पेसिफिक सेट, मतलब स्पेसिफिक गुड्स। इफ आफ्टर हैविंग द bought one set he marks a particular set, sets so marked become uncertain। कह रहा है जो उसने खरीदा उसको असर्टेन बोल दिया। कह रहा है टिल दिस डन ऑल सेट्स आर अनसर्टेन। कह रहा है जब तक वो बताएंगे नहीं कि कौन सा खरीदेगा तब तक सारे गुड्स अनअसर्टेन रहेगा। मतलब कि तुम दुकान पे गए, लिखा हुआ 10 रुपए की सेल, तुम छांट रहे हो छांट रहे हो छांट रहे हो, तो जितने भी गुड्स तुम छाट रहे हो दैट ऑल आर अनअसर्टेन्ड। क्या है? अनअसर्टेन्ड। कह रहे जब तुमने किसी गुड्स को चूज कर लिया दैट बिकम असर्टेन्ड। क्लियर बेटा पॉइंट? बच्चों समझ आई बात की नहीं समझ आई? यस सर। अगला है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या हो गया? अभी अवेलेबल ही नहीं है, हम फ्यूचर में तुम्हें बना के देंगे, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट इज अ फ्यूचर गुड्स। क्लियर?
क्या फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप अभी ट्रांसफर होगी? नो सर। फ्यूचर में होगी। नेक्स्ट इज, एक मिनट, नेक्स्ट इज कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब डिपेंड्स अपन अ कंटीजेंसी, मतलब कि कंटिंजेंट गुड्स का मतलब समझो, जैसे कि फ्यूचर में अगर ये घटना घटेगी तो अवेलेबल होगा, नहीं घटेगी तो अवेलेबल नहीं होगा। दीज गुड्स एक्विजिशन बाय द सेलर ऑन डिपेंड्स अपन अ कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। जैसे क्या बेटा हर दुकान में रेनकोट मिलता है? छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। बेटा कोरोना के बाद हर दुकान में क्या मिलता है? मास्क मिलता और है, सैनिटाइजर भी मिल जाएगा। तो दैट इज अ हैपन, मतलब जो लॉकडाउन के बाद जो कोरोना जो ये जब आया तभी जाके ये गुड्स अवेलेबल हुए, वरना इससे पहले कभी देखा है कि सैनिटाइजर और मास्क कोई इस्तेमाल कर रहा है? बहुत ही रेयर केस में कोई इस्तेमाल करता होगा। समझ गए बेटा मेरी बात? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज कंटीजेंट एंड फ्यूचर गुड्स। वही कंटीजेंट का मतलब अगर घटना घटेगी तो मिलेगा, फ्यूचर मतलब उस टाइम अवेलेबल करवा देंगे हम। जैसे कि मास्क पहले कभी होता नहीं था, लेकिन जैसी घटना घट गई लोगों ने रखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अगर गुड्स डिस्ट्रक्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो इफेक्ट क्या क्या होगा? पहला, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले अगर गुड्स खराब हो जाते तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हम्म, याद है घोड़े वाला एग्जाम्पल कि बिकने से पहले ही घोड़ा मर गया? नहीं बनेगा। नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वॉइड। तो कह रहा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इज वॉइड if at the time when contract was made goods have without the knowledge of seller perished। का मतलब खराब हो जाना। कह रहा सेलर के दिमाग में नहीं था, पहले ही वो चीज खराब हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे बन ही नहीं सकता है। मैं बेच रहा हूँ सेब, कि मैडम मैं सेब बेचना चाहता हूँ, सेब ले लो। उसने कहा ठीक है, और उसने देखा सारे सेब खराब हो गए, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नो सर। क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि सेब खराब है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि ए राजी होता है घोड़ा बेचने के लिए बी को, जैसे उसने बोला पता क्या लगा, राइडिंग अ मुंबई इमीडिएटली, नीड्स द हॉर्स राइडिंग इमीडिएटली, द हॉर्स इज इल, घोड़ा बीमार पड़ गया। तो बोथ ए एंड बी इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, दोनों को पता नहीं था, तो एग्रीमेंट वॉइड बन गया। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट, गुड्स पेरिश्ड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल इज अफेक्टेड। मतलब एग्रीमेंट टू सेल के बाद बना, गुड्स खराब हुए, लेकिन सेल होने से पहले खराब हो गए, तो बताओ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब जब इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्टिंग में तो ठीक था लेकिन बीच में आके दिक्कत होगी। समझ गए मेरी बात को? बट इस केस में उसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कह रहा एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स बिकम वॉइड, कह रहा वैसे तो वॉइड हो जाएगा इफ गुड्स सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर पेरिश becomes so damaged so no longer answer to the description in the agreement before risk passes to the buyer। कह रहा भैया देख मैं तो मालिक बना ही नहीं, तो जब मालिक ही नहीं बना तो मैं नुकसान भी क्यों झेलूं? बात सही है उस बायर की, लेकिन सेलर कह रहा भाई मेरी भी तो गलती नहीं है, मुझे तो, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, गुड सही थे, बाद में खराब हो गए, भाई मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। बट
A agrees to sell B 10 bales of Egypt cotton to the 100 bales lying in his godown. The godown had been destroyed by fire at the time of contract. Both A and B unaware to this fact. कह रहा है उनको पता ही नहीं था भाई ऐसा भी हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट void नहीं है, as the sale here is not of specific goods but of a certain quantity of uncertain goods. A must supply 10 bales of cotton or pay damages for the breach. तो A को जो 10 सप्लाई गुड्स है वो देने ही पड़ेंगे और जो भी ब्रीच का नुकसान है वो भी देना पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है. लेकिन फिर भी क्या बोला गया यहाँ पर, कह रहा है ये तो स्पेसिफिक गुड्स नहीं है. कह रहा है जो कॉटन है इसको स्पेसिफिक गुड्स नहीं माना गया, इस वजह से इसको ये बोला गया. लेकिन अगर गुड स्पेसिफिक होता तो उस कंडीशन में उसको वॉइड मान लेते. समझ आ गई बेटा मेरी बात? और सर फिर नुकसान की भरपाई कौन करता? सेलर स्पेसिफिक गुड्स में उसमें कोई नहीं करता कोई भी क्योंकि नहीं गलती सेलर की भी तो नहीं है. करता। ओके सर, समझ गए मेरी बात को? यस सर। अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. त्रिशा बेटा तेरी समोसे की दुकान है, मैं समोसे खरीदने आया, मैंने कहा त्रिशा समोसे रख, मैं 2 मिनट में काम निपटा के आता हूँ. मैं 5 दिन के बाद आता हूँ, देखता हूँ समोसे खराब हो गए. बता नुकसान किसका? मेरा। तेरा. क्यों? मालिक तो मैं बन चुका था. अच्छा ओके। 5 दिन के बाद है, नुकसान मेरा. तूने कहा भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, सेल भी हो चुकी है, तुमने सामान लेके लिए दिया था, तो रिस्क फॉलो ओनरशिप. जो ओनर होगा रिस्क उसका होगा. क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर सर। बेटा ये जो है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसको भी एग्जाम में नहीं है लेकिन समझ लो इसको क्या होता है. डॉक्यूमेंट टाइटल मतलब कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम गुड्स के मालिक हो. तो ये 5 टाइप की चीजें हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर या वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट या डिलीवरी ऑर्डर. बेटा कभी कभार जो लोग डिलीवरी करने आते वो लोग ओटीपी मांगते, पता है ना? यस सर। अगर तुम्हारे पास ओटीपी नहीं है क्या सामान तुम्हें देंगे वो? नहीं। नहीं देंगे. तो इसका मतलब तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल नहीं है. समझ आ गई मेरी बात? बिल ऑफ लेडिंग इज अ टाइप ऑफ अ रिसीट. इट इज यूज्ड इन अ पोर्ट, मतलब शिप के टाइम पर काम आता है ये. जहां पर शिप चलती है ना तो ये कैप्टन साइन करके देता है, इसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग. ठीक है. डॉक वारंट का मतलब क्या होता है? जो शिप के पोर्ट होते हैं ना, डॉक होते हैं. डॉग नहीं डॉक. डॉक का मतलब क्या है? जो किनारे विनारे होते हैं वहां पर एक वारंट इशू करा जाता है जिसके थ्रू हम सामान को लेके जा सकते हैं. वेयर हाउस का मतलब गोडाउन का सर्टिफिकेट. रेलवे रिसीट मतलब मैंने सामान यहाँ से अपने गांव भिजवाया, तो गांव में मुझे तभी सामान मिलेगा जब मैं वो रिसीट दिखाऊंगा. डिलीवरी ऑर्डर, मैं एक सामान लेके आया विजय सेल से, उन्होंने मुझे बिल पकड़ा दिया, उन्होंने कहा सर जब सामान आ जाएगा ये बिल दिखा देना, सामान आपको मिल जाएगा. दैट इज अ डिलीवरी ऑर्डर. ठीक है. प्राइस. प्राइस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स. मतलब पैसा होगा तो प्राइस होगा, पैसा नहीं होगा तो प्राइस नहीं होगा. मतलब पैसा ही प्राइस है. जो भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है उनके बीच में प्राइस आना जरूरी है. प्राइस कैसे फिक्स होते हैं? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. कह रहा कॉन्ट्रैक्ट और सेल में प्राइस को फिक्स करा जाता है खुद, फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. either left to the fixed in the agreed manner या determined by the course of dealing between the parties. देखो, या तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब भावतोल कर लो, या तो छोड़ दो बाद में देख लेंगे, एक सटीक प्राइस ले लेंगे, या फिर जब भी डीलिंग चल रही है पार्टी अपने एक दूसरे के हिसाब से नेगोशिएट करके प्राइस को फिक्स कर ले. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सामान बेच रहा है, ए ने बोला भैया 20 रुपए का सामान है, हमने कहा ठीक है. एक तरीका ये हो गया. हमने कहा चलो बाद में देख लेंगे. एक तरीका सी ने बोला भाई सी पॉइंट का कह रहा है, ए ने बोला 20, सी कहता 20 नहीं दूंगा 10 दूंगा. दैट इज अ थर्ड वे. क्लियर बेटा पॉइंट? अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता तो बायर को एक रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा.
अब मान लो एक मेट्रो स्टेशन से तुम्हारे घर की दूरी 20 रुपए है, रिक्शे में, तुम रिक्शे में बैठोगे, उसने कुछ बताया नहीं, तो वहां पहुंचे कितने पैसे दोगे उसको? वहां पहुंच के हम 20 रुपए तो देंगे उसको, क्योंकि रीजनेबल प्राइस 20 रुपए है। क्लियर? समझ आए बच्चों? यस सर। यस सर। अगला है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। कह रहा ये होता है वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब इसके अंदर क्या होता है, एक थर्ड पार्टी भी अवेलेबल होती है जो एक वैल्यूएशन लगाती है, उसके हिसाब से प्राइस को हम फिक्स कर लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं, मे द पार्टीज में एग्री टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय वैल्यूएशन ऑफ थर्ड पार्टी। तीसरे पार्टी की वैल्यूएशन से ही हमने प्राइस को फिक्स किया। लेकिन इफ थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। तो मतलब ये थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन हो रही है। समझ आएगी बेटा मेरी बात? एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी एट अ फिक्स्ड प्राइस बाय सी। सी ने एक प्राइस तय किया ए और बी के बीच में, लेकिन बाद में सी मना कर देते कि भाई वो गुड्स की वैल्यू और प्राइस को फिक्स नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में एग्रीमेंट वॉइड बन जाएगा। क्लियर? तो बताओ इसमें गलती किसकी, ए की या बी की? बताओ गलती किसकी? इसमें गलती किसी की मानी नहीं जाएगी, छोड़ दिया जाएगा उनको। डन बेटा। यहाँ पर बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसका सेल का, जिसका नाम था मेरा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई डाउट? इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ। नो सर। ठीक है सर आप वैसे पीपीटी बना के भेजोगे? बेटा, मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये पीडीएफ भेजी थी, देखा था आपने? ग्रुप में डाल दी थी मैंने। इसकी? बेटा जो लास्ट क्लास हमारी जो उसकी हुई थी ना, लीगल ऑब्जेक्ट वाली, हाँ उसकी तो देखी थी। हाँ मैंने उसकी भेज दी थी, ठीक है ना? तो अभी ओ- तो मैं इसकी बना के तुम्हें पीपीटी दे दूंगा, ठीक है? ओके कि सर। मेरे पास थोड़ा बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने कहा पीडीएफ से ही पढ़ा देता हूँ जब तक। बस पीडीएफ से होता है क्या, फिर मुझे फालतू चीजें काटनी पड़ती है, लेकिन पीपीटी में क्या होता है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें डाल देता हूँ। यस सर तभी हुई। हाँ, तो मैं इसकी पीपीटी बना के तुम्हें दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बेटा, आप लोग चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ। तो बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे वैसे तो।